नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था। इन दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड द टाइम डायलेशन, because there are two frames actually. One frame is moving and one frame is stable at rest, and observer is sitting in the frame which is at rest. ठीक है, then we are able to find out the length contraction कि उसमें कोई रोड है, उसकी लेंथ के अंदर कितना मतलब चेंजेज आएगा इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। साथ ही साथ में वहां पे टाइम के अंदर यदि डेल्टा टी डैश चेंज आता है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम इन दिस फ्रेम, इन द फर्स्ट फ्रेम विच इज नॉट मूविंग। सो ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे बताया था कि एक भाई सैटेलाइट पे चला जाता है, ठीक है, 5 साल बाद आता है वो, ठीक है, तो उसके हिसाब से 5 साल है। लेकिन जब वो अर्थ पे आएगा तो अर्थ वाला भाई बोलेगा कि भाई तेरे को 15 साल हो गए हैं या फिर तेरे को 10 साल हो गए हैं। मीन्स ही विल से मोर देन दैट 5 years टाइम, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम है वो थोड़ा उसके कंपेयर में फास्ट चल रहा है। क्योंकि देखो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या होगी, ये वेलोसिटी जब आएगी यहाँ पे तो ये बढ़ जाएगा। दैट्स वाई दिस डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश फॉर एनी v that is not equals to 0। ठीक है, आपने ये चीज समझ लिया। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसको और समझना है तो आप समझने के लिए देखो ये चीज समझ सकते हो कि लेट अस सपोज देयर आर 2 persons, ओके, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, ओके, एंड दिस वन विद द सेकंड पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों एक रूम में बैठे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग ईच अदर, ओके, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। अब क्या होता है कि ये जो बंदा है ये क्या करता है कि इसको ये विस्की के क्या करता है 3 पैक लगा लेता है। ठीक है, इसने विस्की के 3 पैक लगा लिए। इसके बाद में जब ये इससे बात करेगा तो ये क्या बोलेगा, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जानी है यार, सही में तू दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, जान भी हाजिर है यार, तू बता बोल क्या करना है। ठीक है, मेरे से जो गलती हो गई मेरे को माफ कर दे। मतलब हर चीज के लिए ये अलग टाइप से बात करने लग जाएगा। जब ये उसको सुनेगा तो इसको लगेगा यार ये क्या हो गया, इसको अजीब सी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, बिकॉज ये एक अलग टाइम फ्रेम में चला गया है, या फिर एक ऑब्जर्वेंस की जो फ्रेम है वो अलग हो गई है इसकी। अभी क्या है, इसकी फ्रेम अलग है। ठीक है, दोनों की फ्रेम अलग अलग है। दैट्स वाई ये क्या होगा कि आपस में दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। ये दोनों, इसको लगेगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, ऐसा उसको लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या करते हैं अपन, अब ऐसा करते हैं कि 3 पैक इसके लिए भी बना देते हैं। ठीक है, 3 पैक बना के इसको भी पिला दिया। उसके बाद क्या होगा, इसने पी रखी ऑलरेडी, इसने भी पी ली है विस्की, तो इसके भी क्या हो जाएगा, सेम टाइम फ्रेम, सेम रेफरेंस फ्रेम के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ये बोलेगा यार सही में तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सच्चा मित्र है, एंड आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, यू आर द बेस्ट। इस टाइप तू मेरे को, ये बोलेगा तू मुझे माफ कर दे, बोलेगा नहीं नहीं तेरी गलती नहीं थी भाई, गलती तो मेरी थी। ऐसे करके दोनों गले मिल जाएंगे क्योंकि इन दोनों की जो फ्रेम अभी है जो एक सेम हो गई है। ठीक है, तो टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, रिलेटिविटी को ऐसे ही समझिए कि मतलब कि ये एक क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में बात चल रही है ना, किसी की जो एक अलग स्टेट है वो दौड़ रहा है बहुत तेज, जो सैटेलाइट है, दूसरा वाला क्या है रुका हुआ है, तो किसी की रिलेटिवली बात चल रही है, तो रिलेटिव वाले को हमेशा उसके अंदर अलग चीज दिखेगी लेकिन रियलिटी में कुछ और है। तो वही यहाँ पे मैंने बताया, जब आप उसकी सेम फ्रेम में जाके देखो तो उसको अलग चीज दिखती है। ठीक है, इतना सा है, समझने के लिए बताया। ये एक्चुअली रिलेटिविटी पे कुछ आइंस्टीन ने बताया नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको ना। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और देखो कि यहाँ पे इस केस में यदि मान के चलो कि v जो है इक्वल्स टू c हो जाए, ठीक है, टाइम डायलेशन वाले केस में, मतलब सैटेलाइट जो था वो किसी स्पीड, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है c के बराबर हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाय 1 - 1 का अंडर रूट। सो दैट विल बी, ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी 0, और ये क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कि वहां पे थोड़ा सा कुछ टाइम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम। यहाँ पे एक आदमी जन्म लेके मर जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वहां पे उसको 1-2 मिनट का टाइम हुआ होगा, इनफाइनाइट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यदि वो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है। सेकंड चीज ऐसे ही है कि यदि यहाँ पे हम दिखाते हैं, यदि एल वाले लेंथ की बात करें, तो यदि जो सैटेलाइट जिसके अंदर रोड रखी हुई है वो मतलब मान के चलो कि स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल कर रही है, देन v इक्वल्स टू c, सो हेयर क्या हो जाएगा 0, सो l विल बी L0 into 0, दैट विल बी 0। मीन्स की
वो एक पॉइंट की तरह मतलब हमें दिखने लग जाएगी, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल एक महीन पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन वो मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में व्हेन द एनी सैटेलाइट एनी रेफरेंस फ्रेम दैट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम विद ए स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था टाइम के बारे में, लेंथ के बारे में। ठीक है, नाउ हम अपनी तीसरी जो चीज है विल डिस्कस दैट वन। वो क्या है आपका, उसको बोलते हैं रिलेटिव मास, या फिर उसको बोलते हैं मास वेरिएंस। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे मास या मास वेरिएंस। तो रिलेटिविटी की जो थ्योरम है उसके अंदर कुछ याद नहीं रखना है, एक टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, या तो ये ऊपर आ जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी, आपको यही याद रखना है कि कब ऊपर आती है कब नीचे आती है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ हो नहीं सकता है। इसके सवाल मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा कि कितना मतलब आसान है ये टॉपिक। ठीक है, तो रिलेटिव मास की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक फ्रेम दे रखी है आपको, ये है एस फ्रेम, सेकेंड फ्रेम दे रखी है आपको, दैट फ्रेम इज एस डैश फ्रेम। ओके, सो हियर वन मास इज केप्ट, ओके, दैट इज लेट अस सपोज दिस इज 1 kg मास is kept in this frame. Now one observer is here, okay, now he is seeing the mass will be, he will observe that is 1 kg only. ठीक है, now if this S dash frame, it will travel with a speed of v, ठीक है, away from this. ठीक है, in that case what will be going to happen, that observer O, this observer O, he will observe the mass of the object is m. Here the mass is m node. The basic, the original जो mass था that is m node, and the apparent mass to this observer is m, which is sitting in this S frame. Okay, so now m is equals to क्या होगा, m node divided by under root of 1 minus v square divided by c square. So बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मैंने बताया था ये जो टर्म है, either this term will be मल्टीप्लाइड और दिस विल बी डिवाइडेड। सो इधर क्या हुआ है, डिवाइड किया है टाइम की तरह ही। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो फ्रेम मूव नहीं कर रही है उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मूव करेगी उसी तरह से इसका जो मास होगा ना, इधर वाले ऑब्जर्वर को ज्यादा दिखेगा। मतलब जैसे जैसे v बढ़ेगी, v इंक्रीज होगी, तो मास जो होगा हमारे एस फ्रेम के ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ज्यादा दिखने लगेगा उसका। हकीकत में वो है 1 kg का, लेकिन वो तेज मूव करेगी, मान के चलो वो स्पीड ऑफ लाइट की हाफ पे ट्रेवल कर रही है, देन उसको मास क्या दिखेगा, काफी ज्यादा दिखने लगेगा। तो अपन निकाल भी सकते हैं, यदि वो हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो उस केस में कितना मास दिखेगा। आपसे डायरेक्ट सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक फ्रेम है, ए सैटेलाइट है दैट इज मूविंग विद हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, देन फाइंड द मास ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन द दैट एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपको दे रखा है जो v दे रखा है वो क्या दे रखा है, c by 2। ठीक है, तो आपका मास कितना निकल जाएगा, m इज इक्वल टू m नोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस c by 2 मीन c स्क्वायर बाय 4 इंटू c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा m नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1, मतलब 3 बाय 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2m नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, इतना आ जाएगा उसका, समझ में आया आपको। तो उसका मास कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा उसको। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे एग्जाम में आपको डबल उतना दे सकते हैं, c by 2 की जगह c by 3 दे देंगे, c by 4 दे देंगे, 0.9 c दे देंगे, इस टाइप से कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो आपको पुट करना है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर निकालना है आपको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टर्म, दैट इज टर्म नंबर 4। ओके, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, बेसिकली आइंस्टीन ने जो फेमस है वो यहीं से एक फॉर्मूला आएगा, वही बहुत ज्यादा फेमस है आइंस्टीन का। ठीक है, इस केस में देखो क्या देखते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं जो फॉर्मूले याद रखने आपको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं अपन, है ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आइंस्टीन ने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, आपकी mc स्क्वायर माइनस m नोड c स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, जहां पे आपका मास कितना है,
आपका मास कितना है, एस फ्रेम के अंदर m है, एस डैश फ्रेम जो मूविंग है उसके अंदर m नोड है, ठीक है। ओरिजिनल मास ये है, c क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E लिख सकता हूं उसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू, उन्होंने बताया टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, उसमें होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो रेस्ट मास मतलब रेस्ट जो आपका जो एम नोड जो है उसको बोलते हैं रेस्ट मास, एम नोड है आपका रेस्ट मास, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम नोड सी स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इधर लिखी दी है मैंने, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नोड सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नोड सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम सी स्क्वायर, ठीक है। आपने सुना भी होगा बचपन से लेके आज तक, किसी भी बुक के फ्रंट पेज पे फॉर्मूला देखा होगा, ई इज इक्वल्स टू होता है एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से वो फॉर्मूला आता है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि टोटल एनर्जी होती है ना किसी भी मतलब की ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है सेकंड फ्रेम के अंदर, तो फर्स्ट फ्रेम वाले को लगेगा कि इसका जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, एम सी स्क्वायर हो जाएगी। और m कहां से निकालेंगे अपन, m आपको पता ही है, m इज इक्वल टू क्या होता है, m नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी ना। ऐसी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको यहाँ पता है, एम पुट कर दो, कितना इनपुट करोगे, एम नोड divided by under root of 1 minus v square by c square. If you will put the value of m in this equation, then you will be able to get the answer of the kinetic energy of the system. ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, सिंपल। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, या फिर जो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी। सो इज कस टू आ जाता है यहाँ से काट पीटने के बाद में, इज कस टू एम सी स्क्वायर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, हमने हमेशा देखा है इस फॉर्मूले को, समझ में नहीं आता था, यही वो फॉर्मूला है। इसके अंदर आपसे पूछते हैं कि बताओ, मतलब जैसे ये फ्रेम है, एक दूसरी फ्रेम है, ये वाली दौड़ रही है किसी वेलोसिटी v के साथ में, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो पूछेंगे बताओ कि इसको कितना दिख रहा होगा, इसका जो एनर्जी होगी तो कितनी दिखेगी, इसको देख लेंगे, मास कितना दिखेगा, मास कितना दिखेगा, m की जगह डाल देंगे एम नोड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। जो चार चीजें हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, आपका ये हो गया मास वेरिएंस, मास एनर्जी रिलेशन, और एक आता है आपका मोमेंटम वाला रिलेशन, यहां से ही आपके सवाल आएंगे, बाकी बहुत कहीं से आने के चांसेस नहीं। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवी टर्म की, वो क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशन, ठीक है। अभी हमने बात करी थी मास एनर्जी रिलेशन की, एम सी स्क्वायर एम नोड सी स्क्वायर, इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ में टोटल एनर्जी की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात थी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशन। ये भी देखो बहुत ही आसान है, इसके अंदर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या पता है, मोमेंटम क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम, ये होता है आपका मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू पी, और इज इक्वल टू क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका ये, ठीक है। आपको इतना पता है, इसमें कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो समझ में आ गया हमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आप मास को कैसे लिख सकते हो, एम को आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एम नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू वी। ये चीज आपको पता चल गई है, इसके अंदर डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया आपको। चलो कोई बात नहीं, आपको मोमेंटम निकालना आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या पता है, एनर्जी पता है आपको, एनर्जी क्या होती है आपकी, ई टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एम सी स्क्वायर होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एम नोड इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सोल्व करके, स्क्वायर करके, अंडर रूट करके पूरा करने के बाद में इन्होंने सोल्व किया था, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि
क्या रिलेशन आता है मोमेंटम और एनर्जी जो है हमारी उसका, वो आपको याद रखना है। तो रिलेशन एक्चुअली जो आता है वो आता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर और सी स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, सी स्क्वायर की पावर 4। तो ये एक रिलेशन आता है आपका एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, एनर्जी मोमेंटम के बीच में रिलेशन आता है आपका ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, पी इज इक्वल टू योर मोमेंटम, ई इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। ये आपको पता चल गए हैं, इसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, यदि पार्टिकल है, इफ पार्टिकल ऑफ वेरी लेस मास, ठीक है, पार्टिकल है उसका मास क्या है कि लगभग 0 के बराबर है, बहुत ही कम है, उस केस में देखो क्या हो जाएगा, उस केस में एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो टर्म क्या हो जाएगी उस केस में 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, क्योंकि एम नोड क्या हो जाएगा, एम नोड टेंस टू 0, यदि बहुत ही बारीक पार्टिकल है हमारा तो उस केस में रिलेशन क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू पी इंटू सी, ठीक है। तो आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जो एनर्जी का रिलेशन हमारे साथ आता है, मोमेंटम को यदि हम स्पीड से गुना करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाती थी, हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अंदर, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ में जब लोग कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल देगा उस केस में ये फॉर्मूला हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, जो हमें दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। आपको मोमेंटम पूछा है तो आप मोमेंटम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपको टोटल एनर्जी पूछी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले बहुत ज्यादा आसान है, उनके अंदर बस ये एक टर्म है, ये ऊपर या नीचे आएगी, बाकी कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्मूला एकदम बिल्कुल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी और बात करते हैं हम, है ना, ठीक है। छोटी सी बात क्या करते हैं, कुछ नहीं है, वो है कि काइनेटिक एनर्जी एट लो स्पीड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लो स्पीड पे कितनी होगी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है लोअर स्पीड पे वो कुछ नहीं होती है, उसको हमेशा याद रखना, हाफ ऑफ एम नोड वी स्क्वायर, जो कि हमारी बचपन में होती थी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम होगी, मतलब साउंड के इसके लाइट के कंपेयर में बहुत ही, मतलब कि इस वेलोसिटी हमारी बहुत ही कम होगी। उस केस में क्या होगा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा उसको डिराइव करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ये वाला फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। आपको ये याद रखना है कि लोअर जो स्पीड होती है उस केस में काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लगाना है। यदि जो स्पीड दे रखी है v आपकी वो कंपेरेबल है साउंड जो अपनी लाइट की स्पीड उसके कंपेयर में कंपेरेबल है, उस केस के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला लगाना था। कौन सा वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नोड सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसके अंदर m की वैल्यू क्या पुट करनी है, एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है। तो देखो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बस खत्म हो चुका है, इसके अंदर यही सब पढ़ाना था, कोई डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, मेरे हिसाब से आपको पूरा समझा दिया है। इफ still you are having doubt, you can comment me or you can ask me on Telegram, Instagram, anywhere wherever you are comfortable, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दिया है। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर और ले लेता हूँ। वैसे आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये खत्म हो चुका है, ये टॉपिक, इस पे एग्जाम्पल जितने ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। इस पे अभी एक ही एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद मतलब आपको यदि लगता है तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूँ एग्जाम्पल कराने के लिए, ठीक। इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है तो उसकी जो मतलब उसका जो हमें मास दिख रहा है वो क्या हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है, तो उसकी स्पीड बतानी है कि वो जिस फ्रेम में भाग रहा है वो किस स्पीड से भाग रहा है, या तो फ्रेम किस स्पीड से भाग रही है, सेम बात है, या फिर बोल सकते हैं वो पार्टिकल किस स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मास हमें दिख रहा है m इज इक्वल टू क्या होता है, एम नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें क्या है बहुत अच्छे से पता हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, ये इज टू क्या दे रखा है, इज टू दे रखा है 3 एम नोड,
3 गुना दे रखा है ना, तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे उठा के 3m नोट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो m को यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया। m से क्या कट जाएगा, m कट जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, इधर से देखेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट का आई विल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहां से इसको यहां ले जाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू आपका आ गया वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका आ गया है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि ये जो है वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है ना, अब इसको आगे सोल्व करना है फर्दर। तो यहां से क्या निकल के आएगा, आपका v निकल के आएगा c की फॉर्म में कुछ निकल के आएगा, मतलब x इंटू सी, कुछ आंसर इसका कुछ है लगभग 9.4 c के आसपास इसका आंसर आएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं यहां से फर्दर। ठीक है, इतना सा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। एक लाइन लिखनी है, उसके अंदर आपको गुणा भाग करके आंसर निकालना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़िए। लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, साथ ही साथ के अंदर आप मतलब पुराने जो टॉपिक्स है उनको थोड़ा रिवाइज करते रहिए। ठीक है, लेक्चर को अच्छे से देखना है, नोट्स भी बना सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स शायद मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, होंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।